नमस्कार एवरीवन। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा राजस्थान एक्साइज एक्ट का लास्ट क्लास है 67 to 70। ये हमारे सिलेबस का आखिरी पार्ट है जो कि बचा है। ये 67 to 70 ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये चारों सेक्शंस आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट आपके प्री के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट ही सेक्शंस हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे सर ने हमको बताया है कि आप लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम रिवाइज के मोड में कंप्लीट करें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जा सके ख़त्म करते हैं। बट थोड़ा बहुत हम पढ़ते चलेंगे अंदर अंदर। जहाँ पे जो हमारा जैसे सेक्शन 69 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं क्योंकि प्रोविजो बहुत सारे हैं और ये है। तो उसको मैं बस आपको समझाते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, बट थोड़ा बहुत तो हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो बियर विद मी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 67, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस एंड क्रेडिट ऑफ फाइन टू एक्साइज डिपार्टमेंट। यानी कि कौन कौन से ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है, जो इस सेक्शन के बारे में है। कौन कौन से ऑफेंसेस का हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, या लेंगे तो किस कंडीशन में लेंगे, और जो फाइन है वो कहाँ पे जमा होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है पहला अपना 67 ए, क्या कह रहा है कि ये सेक्शन 54, 54 बी, 54 डी, 57, 59, 62 ए और सेक्शन 63, इनका कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट नहीं लेगा। मजिस्ट्रेट नहीं लेगा। अच्छा, यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट कौन सा है? ये जो मजिस्ट्रेट है ये है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन क्लॉज में अपने पढ़ा है। जब भी इस पूरे एक्ट में मजिस्ट्रेट सिर्फ लिखा हुआ है और आगे पीछे कोई ऐसा हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है, या उसके आगे पीछे कोई और डेजिग्नेशन नहीं लगा है, तो मजिस्ट्रेट का मतलब होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस पूरे एक्ट का ये है, यहाँ पे लिखा है। तो मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है इन सभी धाराओं में जो ऑफेंस किया जाए, एक्सेप्ट यानी कि सिर्फ जो आगे कंडीशंस दी हैं, सिर्फ उन कंडीशंस में वो लेगा कॉग्निजेंस। अगर उन कंडीशंस को छोड़ के कोई और कंडीशन है तो उसमें वो नहीं लेगा कॉग्निजेंस। क्या है? हिज ओन नॉलेज, यानी कि ये जो ऑफेंस कमिट हुए हैं, वो जो उसका कमीशन उसकी खुद की नॉलेज पे, उसको किसी ने बताया नहीं, उसको खुद से पता है कि ये कमीशन हुआ है, या उसको सस्पिशन है कि इन धाराओं के अंडर ऑफेंस हुआ है, या उसको कंप्लेन की गई है कहीं से, और या रिपोर्ट मिली है। किसने रिपोर्ट दी है? एक्साइज ऑफिसर ने। समझ रहे हैं? किसी आम आदमी की कंप्लेंट पे या किसी आम आदमी की रिपोर्ट पे वो इन धाराओं का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। वो सिर्फ एक्साइज ऑफिसर के कंप्लेंट या रिपोर्ट पे इन धाराओं का कॉग्निजेंस लेगा, या अपनी नॉलेज और अपने सस्पिशन पे लेगा। ठीक है, ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि भाई अगर ऐसा होगा तो बिजनेस में दुश्मनी में कई लोग कंप्लेन कर देते हैं, तो उसको बचाने के लिए। ऑलराइट, फिर अंडर सेक्शन 55, 56, 58, 58 ए, 60, 61, 62, इनमें कंप्लेंट नहीं, इनमें जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा, एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एक्साइज कमिश्नर और एन एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ। यानी कि इन धाराओं में वो सिर्फ तभी कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, जबकि एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर लेवल के ऑफिसर, या उससे ऊपर का ऑफिसर कोई, वो उन उसको कोई कंप्लेंट करे या उसको कोई रिपोर्ट दे कि इन धाराओं में ऑफेंस हुआ है। ये सारे सेक्शंस जो हैं ये आपको याद रखने कि किन किन, पूछ लिया मान लीजिए कि किन किन एक्शंस में अपने ओन, किन किन सेक्शंस में जो अगर ऑफेंस हुआ हो तो मजिस्ट्रेट जो है वो अपने सस्पेशन पे ले सकता है कॉग्निजेंस। और सेक्शन 63 उसमें एक ऑप्शन है, तो आपको याद रहना चाहिए कि सेक्शन 63 एक ऑप्शन है, तो हमने सेक्शन 63 का आंसर टिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, आइए। ये जो 3 है हमारा, ये कह रहा है कि फाइन जो है वो कहाँ जमा होगा? वो क्रेडिट होगा हेड ऑफ अकाउंट्स के पास। हेड ऑफ अकाउंट कौन होना चाहिए? जो एक्साइज डिपार्टमेंट के सारे फाइन या सारी चीज़ें जिसके पास क्रेडिट होती है वो। ठीक है, अच्छा, फाइन और कंपनसेशन में, फाइन और कंपनसेशन में अंतर होता है, आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं एक बार बता देता हूँ कि फाइन जो होता है वो डिपार्टमेंट वसूल करता है, वो डिपार्टमेंट के अकाउंट में जाता है। फाइन
आपने कोई मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी की चोरी की, तो आप पे एक्साइज कमिश्नर ने, एक्साइज ऑफिसर ने या मजिस्ट्रेट ने फ़ाइन लगाया, तो वो फ़ाइन जो आप जमा करेंगे वो कहाँ जाएगा? वो एक्साइज डिपार्टमेंट में जाएगा। या जैसे इनकम टैक्स की चोरी होती है, तो जब इनकम टैक्स वाले फ़ाइन लगाते हैं तो वो कहाँ जाता है फ़ाइन? वो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में। बट जो कंपनसेशन होता है वो कहाँ जाता है? वो एग्रीव्ड पार्टी के पास जाता है, जो विक्टिम होता है उसके अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइन आपसे वसूला गया एक्साइज ड्यूटी की चोरी में, या एक्साइज ड्यूटी को आपने जो एक्साइज ड्यूटी का लॉस करवाया राजस्थान सरकार को, उसके लिए वो क्रेडिट होगा हेड ऑफ अकाउंट टू विच द रिसिप्ट ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट आर क्रेडिटेड, यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ अकाउंट होगा उसके में। ऑलराइट, आइए। 68 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि किन केसेस में हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि भाई ऑफेंस हुआ है, जब तक कि वो अदरवाइज ऐसा प्रूव ना हो जाए, अनटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। यानी कि आप पहले हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि आपने ऑफेंस किया है, और फिर जब ये प्रूव हो गया कि आपने ऑफेंस किया है, तो आपको ये सुविधा दी जाएगी, आपको ये दिया जाएगा कि भाई आप प्रूफ कीजिए, आपको ये चांस दिया जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए कि आपने ये ऑफेंस नहीं दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक्यूज्ड है उस पर लाई करेगा, बट उस एक्यूज्ड को ऐसा हम ऑप्शन देंगे कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपने अगर नहीं किया तो प्रूफ कीजिए। तो क्या क्या है कि आपने कोई ऑफेंस किया है एक्साइजेबल आर्टिकल के रिगार्डिंग, ठीक है, या कोई स्टेल यूटेंसिल इम्प्लीमेंट एपरेटस, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ जिससे कि ऐसी चीज़ का मैन्युफैक्चर हो सके, ठीक है, या ऐसे किसी आर्टिकल का या ड्रग का मैन्युफैक्चर हो सके, इन चीज़ों से रिलेटेड आपने कोई ऑफेंस किया है। ये बी कह रहा है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि एनी मटेरियल विच हैव अंडरगॉन एनी प्रोसेस टुवर्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ एन एग्जिस्टेबल आर्टिकल और फ्रॉम विच एनी सच आर्टिकल हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे एक्साइजेबल होना चाहिए, ठीक है, एक्साइजेबल। ऑलराइट, एक सेकंड में पानी पी लूँ। सॉरी, थोड़ा सा आप लोगों को रुकना पड़ गया। चलिए, तो अगर ऐसा कोई है, ऐसा कोई यहाँ पे एक्साइजेबल होगा आर्टिकल और फ्रॉम विच एनी सच आर्टिकल हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड for the possession of which he is unable to account satisfactory, and the holder of a license, permit or pass under this act shall be liable to punishment, as well as the actual offender, for any offence punishable under this act committed by any person in his employ and acting on his behalf as if he had himself committed the same, unless he shall establish that all due and reasonable precautions were exercised by him to prevent the commission of such offence। यानी कि आपने अगर कोई ऐसा एक्साइजेबल जो आर्टिकल है उसको लेके कोई आपने ऑफेंस किया है, और आप उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेके और आप कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके खिलाफ केस होगा, ऐसे कि आपने वो ऑफेंस किया है। मान लीजिए कि आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं, बट आप पे जो केस होगा वो वैसे ही होगा कि आपने वो ऑफेंस किया है, अनलेस आप ऐसा, हमने ऊपर जब पढ़ा था तो एक्ट एंड ओमिशन लिखा था, आपने या तो एक्ट किया है कुछ या आपने ओमिशन किया, अनलेस आप कोई ऐसा ये रीजनेबल प्रिकॉशन और वर एक्सरसाइज, ऐसा कोई आप फैक्ट दे देते हैं, ऐसा कोई आप सबूत दे देते हैं जिससे ये इस्टेब्लिश हो जाए कि आपने रीजनेबल प्रिकॉशन लिया था। अगर आपने रीजनेबल प्रिकॉशन लिया था, ये आप प्रूव कर देते हैं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम प्रोविजो में पढ़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो जिसने ऑफेंस किया है उसी को हम सज़ा देते हैं और किसी को नहीं, ठीक है। प्रोविजो में क्या लिखा है कि दैट नो पर्सन अदर देन एक्चुअल ऑफेंडर, ऑलराइट, दिख रहा है ये, एक्चुअल ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो जिसने सही में ऑफेंस किया है सिर्फ उसी को हम जेल भेजेंगे, बाकी सभी को हम फाइन लगा देंगे, बाकी सभी पे हम फाइन लगा देंगे। बट अगर वैसे लोग फाइन नहीं दे पाते
एक्सेप्ट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर वैसे लोग जिन पे हमने फाइन लगाया वो फाइन नहीं दे पाते तो उनको भी हम जेल भेज देंगे। ठीक है, आइए अब हमारा जो 69 है, बड़ा सा सेक्शन है, इसमें टोटल 9 सब सेक्शंस हैं। और ये सेक्शन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका पहला ही क्लॉज है कि जो पहला ही इसका सब सेक्शन है कि किन किन चीज़ों को कन्फिस्केट कर लिया जाता है कि अगर वो एक्साइज ड्यूटी के ऑफेंस में आए। अगर आपसे पूछ लिया तो आपको ये सभी चीज़ों को लिस्ट करना पड़ता है वहाँ पे। तो ये खैर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपसे पूछ लिया जाता है कि 69(1) में क्या क्या दिया है, 69(2) में जिन चीज़ों का मेंशन है उसमें से इन चारों में से किन चीज़ों का मेंशन नहीं है, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। Whenever an offence punishable under this act has been committed, क्या है कि कॉन्फिस्केशन कब हो जाएगा, किन किन चीज़ों को हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे। यानी कि पहले आपको पनिशमेंट तो मिली जाएगी, साथ में अगर ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है ऑफेंस को करने के लिए, तो ये सभी चीज़ें जो हैं सरकार जब्त कर लेगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एवरी एक्साइजेबल आर्टिकल, सारे के सारे एक्साइजेबल आर्टिकल जो होंगे वो सरकार कॉन्फिस्केट कर लेगी ऑब्वियसली। ठीक है, कोई स्टिल है, यूटेंसिल है, इम्प्लीमेंट है या अपरेटस है या और कोई ऐसा मटेरियल है जो कि उस ऑफेंस को करने में इस्तेमाल हुआ है, वो कॉन्फिस्केट कर लेगी। Every excisable article lawfully imported, transported, manufactured, held in possession or sold along with or in addition to any excisable article liable to confiscate under clause A, यानी कि clause A में जो भी एक्साइजेबल आर्टिकल हैं और उसके साथ जो भी एक्साइजेबल आर्टिकल बेचे जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए क्लॉज ए के अंडर जो एक्साइजेबल आर्टिकल हैं वो तो बेचे जा रहे हैं, बट उसके साथ ही कुछ और भी बेचे जा रहे हैं। तो ये नहीं कि आप कहेंगे कि सिर्फ वही जो क्लॉज ए के अंडर एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं सिर्फ उन्हीं को आप जब्त कीजिए, जो बाकी सारे भी एक्साइजेबल आर्टिकल्स होंगे उनको भी जब्त कर दिया जाएगा। ठीक है, भले आप उसको लॉफुली बेच रहे हो, बट अगर कुछ भी उसमें से आप अनलॉफुली बेच रहे हैं, कुछ भी आप अनलॉफुली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो सभी कुछ आपका जब्त कर लिया जाए। एवरी receptacle package conveying in which any article as aforesaid or any material still utensil implement or apparatus is or are found together with the other contents if any of such receptacle और पैकेज, यानी कि ऐसे कोई भी पैकेज, ऐसा कोई भी रिसेप्टेकल जो कि इन सभी चीज़ों के साथ पाया गया हो उसको भी। ठीक है, ये तो हमने पहले ही ऊपर ही पढ़ लिया था, कल ही पढ़ा था कि जो भी एनिमल, कार्ट, वेसल, राफ्ट या कन्वेयंस के जो भी अदर ऑप्शन है, मान लीजिए मोटर व्हीकल है, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं इलीगली तो वो भी कन्फिस्केट कर ली जाएगी। सेकंड क्या कह रहा है? व्हेन इन द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट डिसाइडेड दैट एनीथिंग इज लायबल टू कन्फिस्केट अंडर क्लॉज ए टू डी, जो ऊपर हम पढ़े हैं ई को छोड़ के। ठीक है, ए टू डी अंडर दिस act the magistrate decide that anything is liable ए टू ही में ऑर्डर कन्फिस्केशन, यानी कि ट्रायल अभी चल रहा है, इन द ट्रायल, ड्यूरिंग ट्रायल है ये नहीं कि ट्रायल खत्म हो गया, ड्यूरिंग ट्रायल है। अगर ड्यूरिंग ट्रायल मजिस्ट्रेट को लगता है कि कुछ और चीज़ें भी जब्त करनी चाहिए तो वो जब्त कर लेगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ थिंग अदर देन एक्साइजेबल आर्टिकल, अदर देन an excisable article, he may, in lieu of ordering confiscation, give the owner of the thing liable to be confiscated an option to pay such fine एज मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, यानी कि क्या करेगा, वो कहेगा कि देखो जो एक्साइजेबल आर्टिकल है वो तो हम कर लेंगे, बट हमें ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ें भी हमें जब्त कर लेनी चाहिए, बट अगर तुम ये फ़ाइन जमा कर देते हो तो हम वो चीज़ें छोड़ देंगे, वो नहीं कन्फिस्केट करेंगे, बट एक्साइजेबल आर्टिकल्स जो हैं वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला क्या कह रहा है? Provided further that if the excisable articles seized in connection with an offence under this act are such as cannot be legally sold in Rajasthan in the form they were seized, such excisable article may be ordered to be confiscated
बाय द डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर कंसर्न्ड वेदर और नॉट prosecution is instituted for the offense and whether or not the offense is compounded। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको जो बेची जा रही है या जो मैन्युफैक्चर हो रही है जो कि लीगली राजस्थान में नहीं बेची जा सकती, तो उसको भी जिस फॉर्म में वो बेची जा रही है, मान लीजिए कि पेट्रोल है ना, हालांकि पेट्रोल तो बेचा जा सकता है, बट पेट्रोल जिस फॉर्म में है, पेट्रोल को हमको पता है जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको हम प्योरीफाई करते हैं, फिर उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्योरीफिकेशन होता है, कई चीज़ें निकलती हैं जो कि बेची जाती हैं, और उसके बाद वो जब काफ़ी प्योरीफाई हो जाता है तो वो पेट्रोल बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में ही बेच रहा है और राजस्थान में मना है कि भाई आप क्रूड ऑयल के फॉर्म में नहीं बेच सकते, तो उसको ये जब्त कर लेंगे। कौन जब्त करेगा? डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कौन जब्त करेगा, पूछ लेगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, इसका नाम याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। ठीक है, 2A क्या कह रहा है? Where the district excise officer, after passing an order of confiscation under subsection 2, is of the opinion that it is expedient in the public interest, किस चीज़ के लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, so to do he may order the confiscated excisable article or any part thereof to be sold by public auction, to be sold by public auction, destroyed or disposed of। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को लगता है, ये नाम याद कर लीजिएगा, ये 2-3 बार पूछा गया और ये पूछने जाने की संभावना बहुत रहती है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को लगता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या डिस्पोज कर दिया जाए या उनको पब्लिक ऑक्शन करके बेच दिया जाए, तो वो ऐसा कर सकता है। अगर उसको लगता है कि जितना भी हमने कॉन्फिस्केट किया है पूरे को, या अगर लगता है कि इसके कुछ पार्ट को, तो वो दोनों कर सकता है, वो उसका विवेकाधिकार है। ऑलराइट, 2B क्या कह रहा है? Whenever any excisable article is seized under subsection 1, the district excise officer shall have, and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any court, tribunal or other authority shall not have jurisdiction to make order with regards to possession, delivery, disposal or release of such property। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है सिर्फ वही उस पोजेशन को कि उस वो उसका पोजेशन रख सकता है, डिलीवरी कर सकता है, डिस्पोजल कर सकता है या रिलीज कर सकता है ऐसे किसी भी सामान को। ठीक है, देख रहे हैं आप पावर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की। ऑलराइट, 3 क्या कहता है हमारा? When anything mentioned in subsection 1 is found in circumstances which afford reason to believe that an offence under this act has been committed in respect or by means thereof, or when such an offence has been committed and the offender is not known और कैन नॉट बी फाउंड, द एक्साइज ऑफिसर मे ऑर्डर कन्फिस्केशन ऑफ द सेम। यानी कि वो मिल नहीं पा रहा है भाई, अज्ञात आदमी है, वो मिल नहीं पा रहा है या उसको हम कहीं से ढूंढ नहीं पा रहे, हमें पता है कि कौन है बट उसे हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो वो भाई उसको ऐसे एक्साइजेबल आर्टिकल्स को वो जब्त कर लेगा। ठीक है, क्लेमिंग एनी राइट देयर टू एंड राइट देयर टू एंड द एविडेंस विच ही produces in provided that no such order shall be made until the expiration of 1 month from the date of seizure। यानी कि एटलीस्ट 1 मंथ के बाद ही आपने मान लीजिए कि वो चीज़ें दी, आपने सबूत दिए कि भाई सर ये हमने ड्यू केयर रखा था या ये एक्साइजेबल नहीं होती है, आपको गलतफहमी हो गई है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं, पास लाइसेंस है, ये सभी चीज़ें हैं, तो वो सीजर के मतलब कि वो सीजर को कब तक नहीं छोड़ सकता या कोई और ऑर्डर कब तक नहीं कर सकता, जब तक कि 1 मंथ का पीरियड ख़त्म ना हो चुका हो। अगर एनिमल वगैरह है तो फिर वो छोड़ सकता है, बट अदरवाइज उसको पूरा का पूरा 1 महीने बाद ही करेगा। ठीक है,
provided further that if the thing in question is liable to speedy and natural decay of it, the excise commissioner is of opinion that the sale of thing or animal in question would be for the benefit of its owner. He may at any time direct it to be sold, and the provision of this section shall so far as may be apply to the net process of such sale. यानी कि भाई फल वगैरह है, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये लगभग लगभग सेम ही ये चीज़ है कि अगर कोई एनिमल को ले लिया हमने या कोई फल ले लिया जिसको हमने जब्त कर दिया, अब फल तो ख़राब हो जाएगा भाई महीने भर में, तो वो क्या करते हैं उसको फल को बेच देंगे और पैसे रख लेंगे। अब अगर महीने भर बाद आप आए और आपने ये प्रूव कर दिया कि हमने कोई ऑफेंस नहीं किया या लाइबल नहीं था ये कॉन्फिस्केट होने के, तो अब फल तो भाई उसने बेच दिया, अगर रखा रहता तो ख़राब हो जाता, तो वो आपको पैसे दे सकते हैं, आपके बेनिफिट में है अगर, तो वो ऐसा कर सकता है। और क्या कह रहा है, वेयर एनी मीन्स ऑफ कन्वेंस दे refer to in clause E of subsection 1 is seized in connection with the commission of any offence under this act, a report of such seizure shall without unreasonable delay be made by the person seizing it to the excise commissioner or to the officer not below the रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा और जहाँ जहाँ मेंशन है वो किस लिए मेंशन है ये याद कर लीजिएगा, ये आएगा इस बार, ठीक है। एज मे बी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड वेदर और नॉट a prosecution is instituted for commission of such an offence, the excise commissioner or the officer authorized in this behalf by the state government having jurisdiction over the area where the said means of conveyance was seized may है, shall नहीं है, may, if satisfied that the said means of conveyance was used for commission of offence under this act, order confiscation of the said means of conveyance। ठीक है, टहलने घूमने के लिए आप ऐसे किसी एक्साइजेबल चीज़ को इधर से उधर करने के लिए आप टहला रहे हैं किसी मोटर गाड़ी में बैठा के, तो वो उस मोटर गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर लेगा, ठीक है। आइए, प्रोवाइडेड दैट बिफोर ऑर्डरिंग कॉन्फिस्केशन ऑफ द सेड मींस ऑफ कन्वेयंस और अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी अफोर्डेड टू द ओनर ऑफ द सेड। ठीक है, वही है कि भाई सुनिए, इसको सुनिए, लॉ नेचुरल जस्टिस तो लगता ही है, जहाँ कोई लॉ नहीं है वहाँ भी नेचुरल जस्टिस लगता है, और जहाँ दे दिया है वहाँ पे अच्छी बात है कि नेचुरल जस्टिस का लॉ लगेगा। ऑलराइट, provided further that where such means of conveyance is owned by the central government or any state government, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन कर रहा है या कोई और अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ओन कर रही है ऐसी चीज़ को, तो आप उसको कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते। ऑलराइट, पांचवा जो है वो ओमिट हो चुका है। पांचवा कब ओमिट हुआ है, डिलीटेड एक्ट नंबर 15 ऑफ 2005, ठीक है, एक्ट नंबर 15 ऑफ 2005 यहाँ से ओमिट हुआ है, याद रखेंगे ये। छठा क्या कह रहा है, whenever any means of conveyance as referred to in clause E of subsection 1 is seized in connection with the commission of the offence under this act, the excise commissioner or any officer authorized in this behalf by the state government shall have, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any court, tribunal or other authority shall not have jurisdiction to make order with regards to possession, delay, disposal, release of such item। यानी कि कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्साइज कमिश्नर या ऑफिसर कर सकता है। क्या कर सकता है वो, उसका पोजेशन रख सकता है, कहाँ उसको रखा जाएगा ये कह सकता है, उसकी डिलीवरी करनी है कि नहीं, उसका डिस्पोजल करना है या ऐसी चीज़ को रिलीज करना है, ये कोई और नहीं, सिर्फ हमारा एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर ही कर सकता है। ऑलराइट, where the excise commissioner or the officer authorized by the state government in this behalf is of the opinion that it is expedient in public interest or for the benefit of its owner that the means of conveyance as referred to in clause E of subsection 1 seized for commission of offence under this act
बी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन, ही मे एनी टाइम डायरेक्ट टू बी सोल्ड। जो ऊपर हमने पढ़ा था वही सेवेंथ में फिर से लिखा है, बट याद रखेंगे। ऑलराइट। 8 क्या कह रहा है, वेयर any means a conveyance is sold and afforded as aforesaid, the sale proceed thereof after deduction of expenses of such sale or auction or other incidental expenses relating thereto, and in other cases the means of conveyance which was seized or the amount of fine paid due in due of this confiscation। यानी कि आप भाई एक्सपेंसेस जो है, जो भी एक्सपेंस लगा उसके ऑक्शन में, उसको सेल करने में जो भी एक्सपेंस लगा उसको काटिए, उसके बाद जो भी आपके फाइन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें काटिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वे आर नो ऑर्डर ऑफ, यानी कि आपने उसको बेच दिया। तो 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि भाई फाइन वाइन आपको जो काटना है वो काट के आपके पास कुछ पैसे बच गए, तो वो पैसे वापस कीजिए। अगर वो गलत आपने बेच दिया तो पूरे पैसे वापस कीजिए। ये सारे इसमें ABC में दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। Where no order of confiscation is ultimately passed by the excise commissioner or the officer authorized by the state government in this behalf, अगर इस बिहाफ में कोई स्टेट गवर्नमेंट या एक्साइज कमिश्नर ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया है कि भाई ऐसा कोई कॉन्फिस्केशन होना चाहिए, तो पूरे पैसे आप वापस करेंगे। ठीक है। वेयर एन ऑर्डर पास्ड इन अपील्स तो रिक्वायर, अपील अगर पड़ गई, अपील में उसको ऑर्डर दे दिया गया कि भाई वापस कीजिए इनके पैसे, गलत आपने कॉन्फिस्केट कर लिया, तो उसको जो भी कॉन्फिस्केशन है, जो एक्सपेंस वगैरह लगे उसको ऑक्शन करने में, सेल करने में, वो वापस कीजिए। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको फल का एग्जांपल दिया था, वो फल बेचा, अगर नहीं बेचता तो जब तक ऑर्डर वगैरह आता है या महीने भर बाद वो फल ख़राब हो जाता, तो सरकार ने उसको जो हमारा एक्साइज कमिश्नर है उसने कह दिया कि भाई ऑक्शन कर दीजिए इसका। उसने ऑक्शन कर दिया। जब उसने ऑक्शन कर दिया तो ऑक्शन करने में कुछ पैसे लगे, वो पैसे उसी जो उसने बेचा वो फल उसी से काट लिए जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारा पूरा पैसा दीजिए, क्योंकि अगर वो पूरा पैसा, अगर वो उसको नहीं बेचता तो आपको कुछ नहीं मिलता। उसने बेच दिया तो जो भी थोड़ा बहुत उसके पास बच गया, वो बेचने के बाद जो भी पैसे बच गए उसके एक्सपेंस निकालने के बाद, वो तो एटलीस्ट आपको मिल रहे हैं, अदरवाइज आपके फल सड़ जाते। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। जानवर वगैरह होते हैं, जानवर कई बार देखभाल के बिना बीमार पड़ जाते हैं, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है ये। मतलब उम्मीद है कि आप लोग APO की तैयारी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, बाकी हम तो पढ़ाएंगे ही, बट कॉन्ट्रैक्ट याद रहता है अक्सर बच्चों को, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो याद ही रहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है। Wherein a prosecution instituted for commission of offence under this act, in respect of which an order of confiscation has been made under this section, the person concerned is acquitted, be paid, returned or refunded as the case may be। अब भाई उसको एक्विटल मिल गया तो फिर वापस करो पैसे। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट नहीं मांग सकते भाई कि सर पैसे जो हमारे आपने रखे, मान लीजिए 1 साल के लिए रख लिया, तो वो हमें इंटरेस्ट के साथ दीजिए, साल भर का इंटरेस्ट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। 9 में क्या लिखा है, any order of confiscation made by excise commissioner or any officer authorized by the state government in this behalf shall not prevent the infliction of any punishment। यानी कि भाई आपने अगर जब्त कर लिया, आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आपने मेरा भाई मोटर व्हीकल, मेरी कार आपने जब्त कर ली, अब मुझे काहे का जेल भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो तो आपका कॉन्फिस्केट हो गई, साथ में बाकी जो पनिशमेंट है ऊपर जो हमने कल पढ़ी है, फाइन की और इम्प्रिजनमेंट की, वो सारी भी लगेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा आपने जब्त कर लिया तो अब फाइन, अब हमें जेल नहीं भेज सकते आप। भाई भेज सकते हैं। ये क्या है, 70, पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू कंपाउंड ऑफेंस। एक्साइज ऑफिसर की पावर देखेंगे किस लिए, ऑफेंस कंपाउंड करने के लिए। Subject to such conditions and restriction as may be prescribed, the excise commissioner or any other excise officer specially empowered by the state government in that behalf
may accept any person whose license, permit or pass is liable to be cancelled, suspended, or suspended under this act, or who is reasonable suspect of having committed an offence punishable under this act, a sum of money not exceeding, not less than 5,000 but not exceeding 10 times of the annual license fee in respect of manufacturing unit bond, and who होलसेल वेंडर, यानी कि होलसेल वेंडर भी होना चाहिए, मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर यूनिट और बॉन्ड का भी होना चाहिए, इन सभी चीज़ों का भी, एंड नॉट मोर देन 2 times एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अमाउंट इन केस ऑफ लिकर एंड बियर। चलिए पहले यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आपका लाइसेंस कैंसिल होने वाला है, लाइसेंस का समय ख़त्म हो गया है, या लाइसेंस आपका सस्पेंड होने वाला है, तो क्या होगा कि वो कह देगा कि कोई बात नहीं, आपका लाइसेंस नहीं कैंसिल होगा, आप 5,000 रुपये या 10 टाइम्स ऑफ 5,000 रुपये दीजिए, या 10 टाइम ऑफ द एनुअल लाइसेंस फीस भी दीजिए, आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल या सस्पेंड नहीं होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या अगर यहाँ क्या है, नॉट मोर देन 2 टाइम्स एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, नॉट मोर देन 2 टाइम्स exclusive privilege amount in case of liquor and BS of along with other levy applicable from time to time। यानी कि यही है कि अगर ये जो है 2 टाइम एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बियर के केस में या किसी भी लिकर के केस में। ऑलराइट, टू क्या कह रहा है आपका, on the payment of such sum of money to such officer, the accused person, if in custody, shall be discharged, the property seized shall be released, and no further sorry, no further proceedings shall be taken against such person or property in respect of such offence। यानी कि अगर वो सम पेमेंट कर दिया है ऐसे लाइसेंस फीस वगैरह का, ऐसी चीज़ों का, तो उसके खिलाफ आप और कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया 70। तो यही था हमारा 67 to 70 आज हमने किया। हमने जल्दी जल्दी किया क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि रिवाइज मोड में करवाइएगा। बाकी इसको, ये जो हमारा 67 to 70 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मेरा मन था कि हम आराम से करें, बट चूंकि आप लोगों का कहना था कि सर अब 2 ही 3 दिन बचे हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी कराएं, तो मैंने इसको थोड़ा जल्दी कर दिया। बट जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे, जो हमारा हम मेंस का अपना कोर्स जो लाएंगे उसके लिए जब पढ़ेंगे, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके आप लोगों को आंसर भी लिखने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपके 3 दिन बचे हैं एग्जाम में, ऑल द बेस्ट। इस करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आप लोगों ने कल देखा ही, कल ग्लिच आ गई थी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए एमसीक्यूज अभी तक शुरू नहीं हो पाए। बट हम कोशिश करते हैं कि कल से आपको एमसीक्यूज भी कराए जाएँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।